नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे आरआरसी जेई जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जो भी हमने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चाहे आपका इन्वायरमेंट का फिर जीके का और भी जो भी सब्जेक्ट है आपके जो आपको हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, तो हमने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जब वहाँ पे लिंक मिल जाएगा तब लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्वायरमेंट बेसिक्स का जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है। इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट आपको थ्योरी मिल जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और वो भी टॉपिक वाइज, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने कंप्यूटर का भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और साथ में जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है आपका, इन सभी का जो है पूरा कंप्लीट आपको नॉन टेक जो पोर्शन है सभी के लिए जो है हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ से जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि इनमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या होते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग जो इजली बता सकते हो। तो देखिए जो इन्वायरमेंट है हमारा, तो हम लोग जैसे कि हीट के लिए और लाइट के लिए जो है हम लोग एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके सोर्स से जो वेरियस तरह से वो होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ जो है मैन मेड भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और उनका जो है यूटिलाइजेशन कैसे होती है और कैसे जो है उनका फॉर्मेशन होती है, इन सब के बेसिस पे दो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपके होते हैं। एक आपका होता है रिन्यूएबल, दूसरा आपका होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो हम लोग ऐसे सोर्स को बोलते हैं हम लोग कि जिनको जो है हम लोग एक बार यूज़ कर लिया हमने, तो उनको दोबारा फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उनको जो है हम लोग अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और एक भी लॉन्गर पीरियड के लिए, मतलब कि उनका जो है कभी ख़त्म होने वाले वो सोर्सेस नहीं है। तो ऐसे एनर्जी को देखिए बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब कि वो फिर से रिन्यू हो सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे कि सोलर एनर्जी आपका हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी है आपका, बायोमास और हाइड्रो पावर हो गया। तो देखिए सोलर एनर्जी कभी ख़त्म आपका होने वाला नहीं है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। और विंड भी देखिए जब तक पृथ्वी है तो विंड तो रहेगा ही रहेगा। और इसके साथ में हाइड्रो पावर मतलब पानी तो है ही हर जगह। तो ये जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। और ये जो है पॉल्यूशन भी बहुत ही कम जनरेट करते हैं। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो ये ऐसे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, कि इनका अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उनको जो है फिर दोबारा हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, मतलब कि वो जो हमेशा यूज हो ही जाएंगे, फिर से वो दोबारा आपका बनेगा नहीं। तो मतलब ये जो एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एग्जॉस्ट ये हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल होगा जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, और जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस आपका हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए आपके। तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर में आते हैं। और देखिए ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, तो ये पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ये करते हैं। और एक और एग्जांपल आपको याद रखना है यूरेनियम का, तो ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल के अंदर में नहीं आता है आपका, लेकिन ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है कंपैरिजन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप लोग इजली बता सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका यहीं पे कि विच आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग जो है इसको रिन्यू कर सकते हैं हम लोग, ये भी जो है मतलब ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया आपका सोलर सेल दिया हुआ, तो सोलर सेल भी हम लोग जो है रिन्यू कर सकते हैं हम लोग। एलपीजी दिया हुआ, देखिए एलपीजी होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आपका, जो कि ये जो है आपका क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए बैक्टीरिया फ्यूल सेल्स है, तो ये भी जो है आपका एक रिन्यूएबल टाइप का ही एक तरीके से है आपका ये। तो इस तरीके से एलपीजी मतलब ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर में आता है, तो ये जो है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि मिनरल्स एंड ऑयल आर, मिनरल्स और जो ऑयल जो होते हैं तो ये कैसे हैं।
यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है, आर्टिफिशियल है, या फिर वाटर रिसोर्सेस है। तो देखिए मिनरल्स हो चाहे ऑयल हो, तो उनको हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। देखिए मिनरल्स एक बार यूज हो जाते हैं ना, तो वो जो है फिर से तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका भंडार जो है तो वो तो दोबारा मतलब फिर से आएगा नहीं जब हम लोग उसको यूज कर लेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये दोनों, ये जो है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। कोई भी पूछा जाएगा तो आपका देखिए पीडीएफ के कंटेंट के अंदर से ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, जो हमने कंटेंट आपको दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन द नेचर एंड आर इनएग्जिस्टिबल। यानी कि उन सोर्सेस ऑफ एनर्जी का नाम क्या है जो कि कंटिन्यूअसली नेचर में प्रोड्यूस होते ही रहते हैं, और वो जो है इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कि वो जो है खत्म होने वाले नहीं है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए दिया हुआ एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपका वही है कि जो कंटिन्यूअसली नेचर प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उन तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि ये रिन्यू कर सकते हैं, और ये इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये कभी एग्जॉस्ट होते ही नहीं है, फिर से हम लोग इनको जो है कि जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एग्जॉस्टेबल मतलब कि जो एक बार यूज कर लिया हमने तो वो आपका एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। तो ये तो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला ही आ जाता है आपका। तो आपको देखिए यहाँ पे टर्म को समझना है और आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, आप लोग उसको इजीली बता दोगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। अब जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आप जानते हो कि ये जो है काफ़ी मतलब कि इनएग्जिस्टेबल होते हैं एक्चुअली नेचर में, और इनको हम रिन्यू बार बार कर सकते हैं हम लोग, और ये पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके पीछे डिसएडवांटेज है, क्यों लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं इनका, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते हम लोग आज भी। क्योंकि देखिए इसका जैसे कारण होता है कि इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हाई वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट। तो देखिए ये तो कोई वेस्ट जनरेट करते ही नहीं है, तो कोई भी जैसे डिस्पोजल कॉस्ट हो ये बात होगी नहीं आपका कि इसका डिसएडवांटेजेस हो। अगला दिया हुआ है कि अनरिलायबल सप्लाई। तो देखिए अनरिलायबल सप्लाई ये होती नहीं है ये। अगला आपका दिया हुआ है कि हाई रनिंग कॉस्ट। तो देखिए ये जो है ऑप्शन आपका परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। और ये हाईली पॉल्यूटिंग ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉल्यूशन क्रिएट करता ही नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी सबसे बेस्ट आंसर है आपका कि हाई रनिंग कॉस्ट, यानी कि इनको रन करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। आप इसको जो है एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं तो वहाँ पे डैम बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो अरेंजमेंट करनी होती है। अब जैसे कि आप डायनेमो लगाना या फिर जनरेटर और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट जो काफ़ी हाईली कॉस्ट हो जाते हैं, इनका यूटिलाइजेशन करना है। अब सोलर पावर भी आप यूज़ करो तो उसके लिए सोलर प्लेट लगाइएगा आप लोग, फिर उसके बाद इन्वर्टर लगाइएगा, तो वो भी कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ जाती है। तो इसीलिए जो है इसका एक यही एकमात्र डिसएडवांटेजेस है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ये होते हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल ये पॉल्यूशन बहुत ही कम के मतलब बहुत के ना के बराबर ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ये। और ये जो है रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि बार बार यूज हम लोग इनका कर सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ। यानी कि जो इकोलॉजी है तो इसमें जो है स्टडी हम लोग किसके रिलेशनशिप को करते हैं। तो देखिए जो इकोलॉजी आपका है इसके पहले हम लोग देखे क्वेश्चन, इसका पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इकोलॉजी जो है ना आपका, तो ये एक बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है आपका, जिसके अंदर में हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनका जो है एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन किस तरीके से होती है, कैसे वो रहते हैं, क्या वो फीड करते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपका इकोलॉजी के अंदर में आपका आ जाता है। तो इसके अंदर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, वो चाहे आपका बायोटिक हो या फिर अबायोटिक कंपोनेंट हो इन्वायरमेंट के, तो वो सारे के सारे जो है इकोलॉजी के अंदर में आ जाएंगे। तो ये देखिए इकोलॉजी के बारे में जैसे कि जो फेमस साइंटिस्ट है मतलब कि जो प्रोफेसर जो है तो वह आर मिश्रा, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी बोला जाता है। तो इन्होंने जब बहुत सारी थ्योरी लिखा हुआ इकोलॉजी के ऊपर में। और देखिए जो एरिया जो इंटरेस्ट कराते हैं ना इसके अंदर में इकोलॉजी के अंदर में जो स्टडी किया था तो वह आपका बायोडाइवर्सिटी।
इसके साथ में पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स का कैसा होता है, और जैसे बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि देखिए जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है तो उनका किस तरीके से वेरिएशन है अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस के ऊपर में, तो ये सारा कुछ स्टडी किया था है इसके अंदर में। तो बाकी देखिए डेप्थ में आप लोग जो है पढ़ सकते हो पीडीएफ से। यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ ही देखेंगे क्योंकि पूरा पॉसिबल नहीं है समझाना यहाँ पे अभी। तो इकोलॉजी जो है पर रिलेशनशिप किसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं हम लोग, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैन एनवायरमेंट के बारे में देने, मैन सिर्फ मैन ही नहीं, क्योंकि देखिए इकोलॉजी के अंदर में ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो आपका, वो चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर मैन हो, ह्यूमंस हो, सभी आ जाएंगे। तो ये तो आपका होगा नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ ये तो होगा नहीं। सॉइल एंड वाटर सिर्फ ये तो होगा नहीं आपका। तो ऑप्शन को देखते हुए जो है एलिमिनेट भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो इंडियन इकोलॉजी के जैसे कि भाई इसके जनक कौन थे, तो इसका देखिए हमने आपको बताया था कि प्रोफेसर आर मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजी के फादर इनको बुलाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि द साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए इकोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन ही पूछा गया हुआ है, जो आपको हमने बताया भी था यहाँ पे कि जैसे रिलेशनशिप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के ऊपर में, तो ये आपका ऑप्शन डी इकोलॉजी आपका हो जाएगा, जो कि इसी का डेफिनेशन ही सिंपली पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑल इकोसिस्टम बिगिन विद द एनर्जी इनपुट फ्रॉम, यानी कि जितने इकोसिस्टम जो होते हैं ना तो उनका जो है एनर्जी इनपुट वो कहाँ से शुरुआत होती है। तो देखिए दोस्तों जो भी इकोलॉजी के अंदर में आप यहाँ पे स्टडी आप लोग करते हो, तो मन देखिए क्या होता है कि इकोलॉजी जो रहता है रिलेशनशिप पढ़ते हम लोग इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है उनका अलग अलग, जैसे कि उनका डाइवर्सिटी होती है। तो एक जो डाइवर्सिटी आप करते हैं उन सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा, तो उनको बोला था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में देखिए क्या रहता है यहाँ पर कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, कहीं पे मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ही कम होती है, और कहीं पे जो है बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और कहीं पे जो है आपका केवल एक ही टाइप का ग्रासलैंड ही पाया जाता है। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं या फिर जो कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी इकोसिस्टम हो आपका, तो उनका जो प्रमुख जो सोर्स होता है एनर्जी इनपुट का, तो वो होता है सन। यानी कि सन से जो है एनर्जी मिलती है सभी जीव जंतुओं को। तो इस तरीके से देखिए चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो तो उनका एनर्जी इनपुट बिगिन कहाँ से होगी, तो वो सन से आपका होगा। तो ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और आप अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी भी अगर देखोगे ना इसका, तो इनमें आप देखोगे कि चाहे वो कोई भी कंज्यूमर हो, प्राइमरी या प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर या टर्सरी सेकेंडरी कंज्यूमर, चाहे कोई भी हो, तो उन सब का मुख्य जो सोर्स है एनर्जी का तो वह है सन है। तो इस तरीके से कोई भी आपका इकोसिस्टम हो तो उनका जो एनर्जी इनपुट बिगिन होता है वो सन से ही है। और बाकी देखिए कितने टाइप्स ऑफ जैसे कि इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने सारा चीज़ पीडीएफ के अंदर में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि तुंद्रा इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो तुंद्रा इकोसिस्टम जो है तो ये एग्जांपल है किसका। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका नो ट्री रीजन, माइक्रोबायोलॉजिकल, मैरीन, या है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो देखिए सबसे पहले तुंद्रा इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो तुंद्रा इकोसिस्टम है तो ये एक ऐसा रीजन रहता है यहाँ पर कि जहाँ पे कोई भी ट्री होते ही नहीं है, मतलब कि ये ट्रीलेस होते हैं ये रीजन्स। तो मोस्टली देखिए जो आर्टिक रीजन जो होते हैं ना, और साथ में जो माउंटेन्स के जो टॉप जो रहते हैं, कि जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होती है और विंडी होती है और रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा और कोल्ड ज़्यादा होगा तो फेवरेबल टेम्परेचर होगा ही नहीं कि वहाँ पे पेड़ पौधे रहे, जीवित रहे वहाँ पे। तो ऐसे रीजन को बुलाते हैं तुंद्रा इकोसिस्टम। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका कि दैट इज नॉट ट्री रीजन और टिंड्रा इकोसिस्टम, ये हो जाएंगे आपके। बाकी देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर मैरिन ये तो होंगे ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा यहाँ पे अच्छे से, इसके बाद को जो है आप लोग इजिली बता सकते हो। और देखिए ये सारे इकोसिस्टम के अंदर में आते हैं, जैसे तुंद्रा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका हो गया, और भी बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये सारा चीज़ आपको एक बार समझना होगा। तो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग इन सबको अच्छे से कवर कर लेना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ द बायोमास पिरामिड। यानी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो इसका जो है किस टाइप के बायोमास पिरामिड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात आई है आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की और साथ में जो है बायोमास पिरामिड का। पिरामिड क्या होती है तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो पिरामिड आपका मतलब कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड की हम यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है एक रिलेशनशिप दिखाता है आपका बायोमास का, प्रोडक्टिविटी का और एनर्जी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। तो यहाँ जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो फूड वेब रहता है आपका उसके अंदर में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर सारे कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये कोई भी पिरामिड हो आपका, तो उन सब में डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स दिखाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जैसे कि आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर जो रहेंगे तो जनरली वो आपका कहाँ पे रहेंगे, तो वो बॉटम में रहेंगे, और एपेक्स में जो रहते हैं तो वो प्रेडेटर्स रहेंगे, मतलब कि जो आखिरी में आते हैं यहाँ पे। तो अब अगर आप लोग देखोगे जैसे पिरामिड रहता है ना डिफरेंट इकोसिस्टम का, उनका अलग अलग टाइप का रहता है। तो इसके तीन इकोलॉजिकल पिरामिड आपके होते हैं ये। तो जिसमें कि यहाँ पे मेनली आपको जैसे कि आपको देखना रहेगा, इसका एक इन्वर्टेड और एक अपराइट आपका रहता है, दूसरे पे एक इन्वर्टेड पिरामिड आपका रहता है। तो इनको पिरामिड ऑफ नंबर भी बुलाता है। इसमें जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ये शो करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो ये आपका इन्वर्टेड और जैसे कि अपराइट ये दोनों हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। तो बायोमास का अगर पिरामिड देखा जाए तो इसमें जैसे कि आपको बायोमास का सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे दिखाया जाता है। तो ये आपका अपराइट और जैसे कि इन्वर्टेड ये दोनों आपका ये हो सकता है। और ये किसकी बात कही जाए, पिरामिड ऑफ बायोमास का। तो यहाँ पे बायोमास का ही जैसे कि आपसे पूछा गया था, तो इसका देखिए अपराइट और आपका इन्वर्टेड दोनों ही हो सकते हैं। और एक एनर्जी का भी आपका रहता है, तो इसमें देखिए रेट ऑफ एनर्जी फ्लो के बारे में दिखाता है आपका, और प्रोडक्टिविटी के बारे में सक्सेस के लिए, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो इसका हमेशा आपका ऑलवेज अपराइट ही रहेगा, मतलब इस तरीके से ही रहेगा आपका। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा आपका ऊपर में ही रहेगा, और बायोमास आपका इन्वर्टेड और जो है आपका ये अपरेट दोनों हो सकता है। और एक आपको होता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये जो अगला आपका पिरामिड ऑफ नंबर ये शो करता है नंबर ऑफ प्रेडेटर या हर्बीवोरस या कार्निवोरस, ये सब दिखाते हैं आपके। तो ये भी आपका अपराइट या फिर जो इन्वर्टेड और पार्शली अपराइट आपको दोनों हो सकता है आपका। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे सब पिरामिड का अलग 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 टाइप होती है। तो अब अगर यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम की बात करें, तो सबसे पहला आपका आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो इसमें देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर में अगर बात करें तो द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मेनली ग्रास जो होती है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। इसके बाद डिक्रीज करता जाएगा आपका जब ट्रॉपिक लेवल ऊपर बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरीके से देखिए जो पिरामिड नंबर जो रहता है ना ग्रासलैंड की, तो ये हमेशा अपराइट ही रहे, क्योंकि सबसे नीचे आपके रहेंगे जो सबसे ज़्यादा होंगे, और उसके बाद घटते जाएंगे आपके। और पॉन्ड इकोसिस्टम का भी देख सकते हैं आप यहाँ पे उसी तरीके से, मतलब कि जो पौध यानी कि जो पानी में रहने वाला जो जीव होते हैं, तो इसका पिरामिड ऑफ जो पॉन्ड इकोसिस्टम ये भी ऊपर का ही रहता है यहाँ पे। तो इसमें मतलब कि जो सबसे नीचे आपके रहेंगे यहाँ पे, इसमें जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हो गए, जो जैसे कि आपका इसके अंदर में होते हैं प्लैंकटन्स होते हैं, एल्गी बैक्टीरिया, ये सारे होते हैं। तो ये चीज़ आपका पिरामिड में ये शो किया जाता है। और इन सबको आप लोग यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हो, जैसे कि इक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन जो रहेंगे सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद है आपका जूओप्लैंक्टन रहेंगे, फिर इसके बाद और जो है सी लंग्स रहेंगे, यहाँ पे लायन रहते हैं। तो ये घटते जाएंगे आपका ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हो कि पहले ग्रास सबसे ज़्यादा, फिर ग्रास ऊपर जैसे कि घास को खाने वाला, इसके बाद फिर माइस है आपका, फिर स्नैक्स हो जाएंगे। तो ये जो है आपका पिरामिड हो जाएगा इस सब का। और एनर्जी का भी फ्लो देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो रहते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में कम होगा, फिर सेकेंडरी में कम होगा, टर्सरी में कम होगा, और फिर जो सबसे अपेक्स में रहेगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे बायोमास पिरामिड के बारे में पूछा गया था आपका, तो बायोमास पिरामिड के बारे में हमने आपको बताया था कि इसका जो पिरामिड जो होता है, तो वो आपका जैसे कि ये दोनों ही हो सकते हैं आपके, एक मतलब कि अपराइट और इन्वर्टेड दोनों ही आपके ये हो सकते हैं। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझाने के लिए ही ये हमने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर नहीं सकते इसको जब तक आप लोग थ्योरी को समझोगे नहीं। तो एक बार आप लोग फिर से सुन लेना और देख लेना पीडीएफ में अंदर में जितना भी दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि दैट इज पॉपुलेशन पिरामिड आर यूजफुल टू। पॉपुलेशन पिरामिड जो है यूजफुल किस लिए होती है। तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड जब आपका रहता है, तो ये जो एक रेशियो रहता है, मतलब कि मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है यहाँ पे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ग्राफिक रहता है, विजुलाइज किया जाता है पॉपुलेशन का, जैसे कि डिवाइड किया जाता है यहाँ पर आपका एज और सेक्स के मतलब कि बेसिस पे ये किया जाता है कि किस एज में जो है कितने मेल और फीमेल हैं यहाँ पे। तो ये जैसे कि आपको दिखाता किसको है, तो ये आपका जैसे कि ये दिखाता है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन का डिवाइड किया था एज और सेक्स के बेसिस पे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एक्सप्रेस द एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। तो ये जो है एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है पॉपुलेशन का, ना कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट का या फिर डेथ रेट का या फिर जो है बर्थ रेट का, ये इंडिकेट करता है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आगे भी जो है इसी तरीके से सेशन को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। हम आपका जो है और भी जो सब्जेक्ट बचे गए हुए हैं आपके, उन सब का जो है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका करा देंगे। और जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करना। देखिए क्वेश्चन जो है आपको उसमें से ही आपको देखने को अधिकतर आपको मिलेंगे, अगर आप लोग अच्छे से कवर करते होगे तो आपको जो है कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने देखिए लगभग सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो सिलेबस से पूछे आते से आ सकते हैं वो सारा इंक्लूड हमने किया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आप लोग जो है इसमें अच्छे से जितना भी हो सकता है आप लोग करोगे तो आप लोग को जो है अच्छा मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।